एकदम से केजरीवाल को जमानत मिल गई है। और केजरीवाल को जमानत मिलने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं अब हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और खासकर हरियाणा और दिल्ली जिनके आगे पीछे चुनाव हैं, इन दोनों के चुनावी गणित अब बदल चुके हैं। अब ऐसे में एक मंथन का दौर चालू हो गया है कांग्रेस के अंदर, और दिन रात वो कुछ ना कुछ मंथन कर रहे हैं कि भाई मतलब शुरू हो चुका है और अब कई दिनों तक यही चलेगा। अब मुझे ये समझना है कि दिल्ली को तो हम बाद में देखेंगे, हरियाणा पर इसका क्या असर पड़ेगा केजरीवाल के बाहर आने का, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं राहुल गांधी से ज्यादा वोकल है। हालांकि पहले राहुल गांधी बोलते थे, अब वो भी वोकल होने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फंस जाते हैं। केजरीवाल फंसता नहीं है बातों में, इफेक्टिव बहुत ज्यादा है, अपनी बातों को इफेक्टिवली रखता है और दबाव मतलब दावे के साथ रखता है, और दावा ऐसा करता है कि दावा हो या ना हो लोग मान जाते हैं कि केजरीवाल ने कहा है तो होगा जरूर। अब दोनों के बीच में और कॉमन वोट बैंक है दोनों का, तो ऐसी सिचुएशन में मामला क्या है, कैसे सिचुएशन चलेगी ये? जी हरिमोहन जी, आपको भी नमस्कार और आपके दर्शकों को भी नमस्कार। सभी को जय श्री राम। देखिए, हरियाणा में बड़ा दिलचस्प चुनाव हो गया है। पहले ये 3 कॉर्नर फाइट थी, लेकिन अब कहीं ना कहीं ये 5 कॉर्नर फाइट हो रही है, आप भी समझिए। और हरियाणा और दिल्ली अगर देखा जाए तो कोई ज्यादा बड़ी विधानसभा सीटें नहीं है, वहां को ज्यादा सीटें नहीं है विधानसभा की दृष्टि से देखा जाए तो। 100 सीटें भी नहीं है, 200 भी नहीं है, 250 भी नहीं है, उत्तर प्रदेश की तरह 403 भी नहीं है, तो कोई ज्यादा बड़ी नहीं है। और दूसरा है, विधानसभाओं में अगर जीत का माप, अब विधानसभा में ऐसा नहीं है कि जीतने वाला 1.5 लाख वोट से जीत रहा है। जीतने वाला 10,000, 20,000, 15,000 और हद से हद वो 40,000 से ऊपर का कोई मार्जिन नहीं है। और इसमें अगर एक ऐसा गेम खेलने के लिए प्लेयर आता है जो 2-3 हजार, 4,000 वोट भी काट लेता है, तो एंटी इनकम्बेंसी वाला हो या वो राष्ट्रवाद वाला वोट हो, दोनों वोट की बात कर रहा हूं मैं, अगर काट लेता है तो ये खेल न केवल कांग्रेस के लिए बल्कि बीजेपी के लिए भी ये गड़बड़ा जाएगा। दूसरा, आपको पता है अरविंद केजरीवाल जेल में थे। अरविंद केजरीवाल कहीं ना कहीं गठबंधन के लिए राजी थे। मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और एक अजगर वाले गुप्ता जी हैं, यानी कि हरियाणा के आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष हैं, पूर्व राज्यसभा सांसद रहे हैं। और वो उनकी फोटो बड़ी वायरल हुई थी जब वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुने गए थे अजगर के साथ, तो मैंने अजगर वाले गुप्ता जी कहता हूं, उनका असली नाम लेने की जरूरत नहीं। आपको पता है उन्होंने ये गठबंधन नहीं होने दिया, और इस गठबंधन को कौन करवाना चाहता था आपको पता है? कुमारी शैलजा। कुमारी शैलजा चाहती थी कि हरियाणा में यह गठबंधन हो। कहीं ना कहीं एक और कांग्रेस के स्पोक पर्सन है, वो भी चाहते थे कि गठबंधन हो, लेकिन एक तरीके से बातचीत बेहतर ना हो, एक टेबल पर बैठकर बातचीत ना हो, इसीलिए हुड्डा साहब नहीं चाहते थे कि पावर के 2 सेंटर बने और कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी का सीधा फायदा हुड्डा साहब ले जाए, दलितों के वोट बैंक का फायदा ले जाए, जेजेपी से लोग नाराज है इसका फायदा ले जाए, और बीजेपी से जो बागी निकल रहे हैं वो इसका फायदा ले जाए। मैं आपको छोटा सा उदाहरण देता हूं। मैं कहता हूं कि 6-7 विधानसभा चुनाव निकाल लीजिए, सबसे ज्यादा अगर किसी राज्य में बागी जीतते हैं, निर्दलीय जीतते हैं, तो हरियाणा है। 5-6 लोग हमेशा निर्दलीय जीतते हैं। तो इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण यह है कि वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो, उसके बागी अपने वोट बैंक से जीतते हैं, कांग्रेस और बीजेपी के वोट बैंक से नहीं जीतते। अब अरविंद केजरीवाल ये आम आदमी पार्टी की पेनिट्रेशन किधर है, अब ये समझिए। आम आदमी पार्टी का जो मजहबी खालिस्तानी वोट है वो पूरे हरियाणा में पूरी तरीके से आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ा हुआ, ये ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा, जो कुरुक्षेत्र का इलाका है वो और भिवानी के आसपास के 2-3 कॉन्स्टिट्यूंसी है जिसमें आम आदमी पार्टी की पेनिट्रेशन अच्छी है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने उन चेहरों को एक तरीके से सेट किया है जो चेहरे
आर्मी से जुड़े रहे हैं, जो जाट। अब देखिए, आम आदमी पार्टी को बेहतर पता है कि जहां पर जाटों का वोट बैंक बेहतर है, वहां पर हुड्डा तो जाट को लड़ाएंगे ही, और बीजेपी गैर जाट को लड़ाएगी। लेकिन आम आदमी पार्टी कैसे व्यक्ति को टिकट देती है जिसकी वाइफ जो है वो जाट है और खुद वो व्यक्ति जो है वो गैर जाट है। तो यानी कि वो जाटों का भी वोट बैंक, और वो जो राष्ट्रवादी है और जो पूर्व सेना का अधिकारी रहा है, सेना का व्यक्ति रहा है, वकील को टिकट दे रही है आम आदमी पार्टी। एक एक्टिविस्ट है महिला, उसको टिकट दे रही है। और बल्कि ये विघ्नेश जो है, ये इसके खिलाफ तो WWE की जो है वो उसको उतारा है। आगे सोचिए, आम आदमी पार्टी, देखिए मुझे लगता है कि पिछले 70 सालों में झूठ बोलना और लगातार झूठ बोलना और झूठ को सच साबित कर देने की अगर काबिलियत किसी के पास है तो वो अरविंद केजरीवाल है। वो नेहरू के पास भी नहीं थी, माफ कीजिएगा, इंदिरा के पास भी नहीं थी। वो किसी भी राजनेता के बस की नहीं है। वो लालू, मुलायम, किसी के बस की नहीं थी। झूठ बोलना, लगातार झूठ बोलना, झूठ पे झूठ बोलना और उस झूठ को साबित कर देना। ये केवल जो है परम अखंड ब्रह्मांड के स्वामी, चराचर विश्व के जगतपति, जगदाधिपति, ये केवल घुंगरू सेठ के पास है। और घुंगरू सेठ अब बाहर आए हैं। अब घुंगरू सेठ बाहर आएंगे। अब मुझे बताइए, ये इंजीनियर राशिद के बाद घुंगरू सेठ ही है जिन्हें चुनाव के लिए स्पेशल जमानत दी गई है सुप्रीम कोर्ट में सेटिंग करके। 2 दिन पहले का नैरेटिव देखिए, जब इंजीनियर राशिद को बेल मिली तो कांग्रेस वाले छाती पीट रहे थे, कह रहे थे कि केजरीवाल को बेल नहीं मिल रही है, केजरीवाल साहब को बेल नहीं मिल रही है। सीजीआई के साथ बैठकर मोदी आरती कर रहे हैं, कोई सेटिंग हो गई है, केजरीवाल को बेल क्यों नहीं मिल रही है। कहां, आपको पता है कि अभिषेक मनु सिंघवी भी नहीं चाहते थे कि केजरीवाल को बेल मिले, और केजरीवाल के बेल के खेल को वो लगातार टाल रहे थे, बहुत दिनों तक खींच रहे थे। नहीं तो सबसे बड़े केस में, ईडी वाले केस में जब बेल मिल सकती है तो सीबीआई वाले केस में कैसे नहीं मिल रही है? बड़ा सवाल है, आप खुद सोचिए। बल्कि सीबीआई वाले केस में तो पहले मिलनी चाहिए, लेकिन ईडी वाले केस में पहले जमानत मिल गई। अब सीबीआई वाले केस में भी, और ये मामला एक 1.5 हफ्ते पहले सुरक्षित रख लिया गया था अगर देखा जाए। मुझे लगता है पिछले सोमवार को ही उनको बेल मिलेगी कि नहीं मिलेगी। हाँ, इस मामले को सुरक्षित रख लिया था। आज दुर्भाग्य से मैं सुप्रीम कोर्ट नहीं था तो मुझे इस मामले की ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन जो मेरे पास इनपुट्स आए हैं, जो एक तरीके से कहा जाए कोर्ट से जो चीजें निकल कर आई हैं, उसके आधार पर मैं बोल रहा हूं। तो और आज जाकर देखिए बीजेपी, सारा ट्विटर, वो जो कांग्रेसी 2 दिन पहले छाती पीट रहे थे, वो सारे कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने हरियाणा का चुनाव जीतने के लिए अरविंद केजरीवाल को बेल दिया है। अब ये सोचिए कितना महान बात है। क्यों? वो प्रैक्टिसिंग एज ए सीएम कर नहीं पाएंगे, ऑफिस जा नहीं पाएंगे, मीटिंग ले नहीं पाएंगे, सारी चीजें कर नहीं पाएंगे, लेकिन हरियाणा के चुनाव में वो चुनाव प्रचार कर पाएंगे। ये कौन कह रहा है? वो कांग्रेसी एक्स के हैंडलर, यानी कि ट्विटर के हैंडलर, जो 2 दिन पहले अरविंद केजरीवाल के लिए छाती पीट रहे थे। और इसमें कोई दो राय नहीं, अरविंद केजरीवाल हरियाणा में अगर वो उतरते हैं, हरियाणा में रैली करते हैं, देखिए उसका कोई मेजर इंपैक्ट नहीं होगा, लेकिन उसका बेनिफिट कहीं ना कहीं देखिए मुझे लगता है बीजेपी को होगा। इसमें कोई दो राय नहीं। अब इस बात को मानिए, पहले कहीं ना कहीं एज कांग्रेस को था और कांग्रेस को इसका फायदा मिलता हुआ दिख भी रहा था, लग भी रहा था और मिलता भी, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन अब अगर अरविंद केजरीवाल बड़े पैमाने पर हरियाणा के चुनाव में उतरते हैं, और चुनाव में देखिए अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी पिछले 2.5-3 सालों से हरियाणा के चुनाव के लिए प्रैक्टिस कर रही थी, तैयारी कर रही थी। बार बार हरियाणा में अरविंद केजरीवाल जा रहे थे, मीटिंग कर रहे थे, जनसभा कर रहे थे, तमाम तरह की चीजें चल रही थी, लोग लुभावने वादे कर रहे थे, बिजली पानी के वादे कर रहे थे। पुरानी खबर उठा के देखिए, तो ग्राउंड में पेनिट्रेशन के लिए आम आदमी पार्टी पहले से तैयार थी। लेकिन अगर अरविंद केजरीवाल जेल नहीं जाते तो मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हो गया होता। लेकिन लगातार 40-50 सीटों पर आम आदमी पार्टी ने अपने कैंडिडेट उतार दिए हैं, और उसमें से ज्यादातर कैंडिडेट जो कांग्रेस और बीजेपी के बागी हैं, उन लोगों को टिकट दिया। आप समझिए
कांग्रेस और बीजेपी के बागी है, उनको आम आदमी पार्टी ने और जेजेपी ने भी टिकट दिया। तो बड़ा सवाल इसमें एक और है कि आम आदमी पार्टी बेहतर तरीके से अरविंद केजरीवाल के साथ मिलकर ही चुनाव लड़ेगी और बहुत बेहतर लड़ेगी, लेकिन इसका डेंट कहीं ना कहीं मुझे लगता है वो कांग्रेस को होगा, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी वाले वोट जो बीजेपी का वोट कहीं नहीं जाने वाला, ये ध्यान रखिए। बीजेपी का वोट उसको मिलेगा, बल्कि एंटी इनकम्बेंसी जो दलित वोट बैंक को लेकर चल रहा था वो डाइल्यूज हो गया है लोकसभा चुनाव में खास तौर से। दूसरा, वो 85-100 वाला जो है वो भी डाउन हो गया। दूसरा, कुमारी शैलजा की जिस तरीके से फजीयत हो रही है और कुमारी शैलजा को जिस तरीके से साइडलाइन किया जा रहा है, और टिकटिंग में केवल 6 टिकट कुमारी शैलजा के विधायकों को मिला है, बाकी के सारे टिकट जो है वो हुड्डा साहब ने डिसाइड किए। और सेंट्रल कमांड ने ये बात बोल दी है कि चुनाव वही लड़ेगा जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है। तो दीपेंद्र हुड्डा जो है वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, शैलजा जो है वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, पर जो बड़े वाले हुड्डा साहब हैं वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है। वो विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे और बेहतर चुनाव लड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं अब वो है कि सांप के मुंह में छुछुंदर है। अगर 2 दिन में ये गठबंधन हो गया तो हो गया, नहीं तो मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अलग अलग लड़ेगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी भी नहीं चाहती अब गठबंधन करना, नहीं तो फजीयत हो जाएगी। और दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने गठबंधन करके देख लिया है, क्या मिला? कुछ नहीं। और कांग्रेस को पता है कि अगर हरियाणा में गठबंधन कर लिया, और राहुल गठबंधन करना चाहते लेकिन हुड्डा साहब गठबंधन नहीं करवाना चाहते हैं, और ना कांग्रेस की इकाई चाहती है गठबंधन करना, क्योंकि अगर गठबंधन हो गया तो जो दिल्ली में कांग्रेस का वोट बैंक आम आदमी पार्टी को शिफ्ट हुआ, आज तक वापस नहीं आया, वही हाल हरियाणा में हो जाएगा। और हुड्डा साहब इस भविष्य की राजनीति को लेकर चिंतित हैं, परेशान हैं, इसीलिए वो किसी भी हालत पर, और बल्कि राहुल गांधी के कहने के बावजूद भी गठबंधन उन्होंने नहीं किया। जी सर, इसका मतलब तो ये है कि असलियत तो में तो हरियाणा का दंगल अब यहां शुरू हो चुका है, और मुझे ऐसा लगता है आपकी बातें सुनकर के आने वाला जो समय है वो काफी ज्यादा चैलेंजिंग होने वाला है कांग्रेस के लिए। तो इसमें बीजेपी की क्या बीजेपी कहाँ, क्योंकि बागी तो बीजेपी में भी आए हैं काफी, मतलब बीजेपी को छोड़ के गए हैं, तो फंसी हुई तो बीजेपी भी है, अब सभी फंसे हुए हैं। अब कौन कम कौन ज्यादा वो थोड़ा नाप के बताइए। देखिए, मैं आप जितने भी चुनाव देख लीजिए, आपको पता है बीजेपी हर एक राज्य में पिछड़ती हुई दिखाई गई थी, इंक्लूडिंग छत्तीसगढ़ और झारखंड वाले चुनाव में भी आपने देखा। मध्य प्रदेश में भी तमाम मीडिया पैनल्स कह रहे थे कि बीजेपी जीतेगी, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर नहीं जीतेगी, और कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि कांग्रेस सत्ता में आ सकती है। छत्तीसगढ़ में भी आपने देखा, उड़ीसा में भी आपने सारी चीजें देखी। देखिए, बीजेपी सारा चुनाव बनाती कब है? थ्रू आरएसएस। बीजेपी के कार्यकर्ता सड़क पर उतर के काम कब करते हैं? थ्रू आरएसएस। आखिरी के 2 दिनों में पूरा चुनाव बीजेपी बनाती है। आपको पिछड़ती हुई दिखाई देगी, हारती हुई दिखाई देगी, हर जगह उसके साथ दिक्कत होंगे, लेकिन वो जो ओवर द नाइट पूरा प्रोग्राम गेम चेंज करते हैं, वो कहीं ना कहीं जो है वो लास्ट के 2 दिनों में करते हैं। और दूसरा, देखिए, अभी भी मुझे जो लगता है कि हरियाणा में एक बहुत बड़ा चेहरा जो है वो नरेंद्र मोदी का है। देखिए, खट्टर साहब को आप कितनी भी गालियां दे लें, आप खट्टर साहब ने कुछ नहीं किया, लेकिन खट्टर साहब ने एक चीज अच्छी की जिसकी प्रशंसा तमाम वो लोग कर रहे हैं जो हरियाणा के वासिंदे, हरियाणा के रहने वाले, कि बिना 5 पैसा खर्च किए आपको नौकरी मिल रही है, बिना चढ़ावा दिए आपको नौकरी मिल रही है। नहीं तो जब से हरियाणा बना है तब से लेकर आज तक का एक इतिहास आज देख लीजिए, किसी को कॉन्ट्रैक्ट पे भी अगर नौकरी मिल रही है, संविदा पर भी किसी को रखा जाता था, तो कहीं ना कहीं घूसखोरी होती थी। लेकिन इसमें सारी चीजें पारदर्शी है। मैं कहता हूं 40 नहीं 4 लोग रखे गए, मैं 40 नहीं 4 लोगों की बात करूं, लेकिन 4 लोगों को रखने में पूरी पारदर्शिता निभाई गई। एक सर्वे है, उस सर्वे का मैं नाम अभी नहीं लेना चाहता, लेकिन
इस चीज में बीजेपी सरकार की पारदर्शिता रही है कि भ्रष्टाचार उसने नहीं किया है, किसानों को भला नहीं किया है, मैं मान सकता हूं। अब तमाम तरह की दिक्कतें हो सकती हैं, मैं वो भी सारी चीजें मान सकता हूं। दूसरा, नायब सिंह सैनी का जो फेस है वो अब धीरे धीरे मर्ज कर रहा है। हम बहुत बार ना, बहुत सारे ऐसे नेता होते, सीएम होते, जिन्हें हम अंडर एस्टिमेट करते हैं। हमें लगता है यार ये ठीक नहीं है। जैसे सावंत साहब गोवा वाले, हमने अंडर एस्टिमेट किया, दोबारा एक कंफर्टेबल मेजोरिटी के साथ वो जीत चला। धामी साहब को हमने अंडर एस्टिमेट किया, धामी साहब बेहतर, मैं योगी की तो बात ही नहीं कर सकता। लेकिन आप ये सोचिए, बहुत सारे ऐसे राजनेता हैं जिसे हम अंडर एस्टिमेट करते हैं। सैनी साहब चुनाव, वो मुझे लगता है ओथ लेने के 15 दिन तक वो पत्रकार जब उनसे पूछते थे कि साहब इस मामले में क्या कहना है, तो वो ये कहते थे सीएम साहब बोलेंगे। मतलब उनकी आदत हो गई थी खट्टर साहब हर मामले में कि खट्टर साहब बात करेंगे, खट्टर साहब इस चीज पे बोलेंगे। लेकिन वोट लेने के 15 दिन बाद वो इस सारी चीजों से बाहर निकल कर आए और एक बेहतर राजनेता की तरह वो उभर रहे हैं। अलग अलग लोग लुभावने वादे कर रहे हैं, अलग अलग चीजें कर रहे हैं और अलग अलग बातें कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए, राष्ट्रवादी आज भी और इस 240 के सेटबैक के बाद, आप समझ रहे हैं, 240 के सेटबैक के बाद अब बीजेपी वो आप समझिए कि वो दूध की जल गई है, वो मट्ठा भी फूक फूक के पिएगी, एक एक कार्यकर्ता को एक्टिव करेगी, हर एक व्यक्ति को एंड ऑफ द डे पर जाकर वोट दिलवाएगी। इसका सबसे बड़ा कारण आपको पता है, बीजेपी को लगा साहब की वोट इस दिन है जिस दिन लोग छुट्टी पे चले जाएंगे। चुनाव आयोग से लड़के झगड़ के, सेंट्रल कमेटी से लड़के झगड़ के, और उन्हें वोट ऐसे दिन लगवाया जिस दिन लोग वोट दे। और मैं बताऊं 240 पर इसलिए अटके क्योंकि बहुत सारे वोट जो है पड़े नहीं, जो वोट पड़ने चाहिए थे, और बहुत सारे ऐसे वोट पड़े जो विपक्ष के वोट थे, जिसको निकाला नहीं गया वो स्वतः आए और इधर निकालने की कोशिश नहीं की गई। तो बीजेपी इन सारी चीजों को समझती है और बहुत बेहतर चुनाव होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बीजेपी की सरकार बनेगी, मैं ये नहीं कह रहा हूं अभी, लेकिन सिंगल लार्जेस्ट पार्टी अगर कोई होगी तो वो बीजेपी ही होगी, ये मैं आपको बात बता दूं, जो चीजें निकल कर आ रही हैं। लोकसभा के इलेक्शंस में भी साफ तौर पे नजर आ रहा है कि इतनी बुरी हालत नहीं है बीजेपी की, 50-50 पे अटके हैं, जबकि कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंक दी थी, सारे अलायंस सबको इकट्ठा हो गया था, पर तब भी 50-50 पे रोक पाए। तो अब तो राहुल गांधी की वोट कम ही होनी है, ज्यादा थोड़ा ना होनी है। सुरजेवाला और सैलजा कबर खोदेंगे उल्टा साहब की, आप देखते रहिएगा, आपको पता चलेगा। सुरजेवाला तो बिल्कुल तैयार है कि सुरजेवाला ने तो कहा था कि मेरी कुछ कमी रह गई होगी, आपको वो उनका ट्वीट याद होगा कि मेरी समर्पण में कोई कमी रह गई हो। वो बात अलग है जब वो